हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। आपका टॉपिक चल रहा है इवोल्यूशन या आपके दो पार्ट आ चुके हैं। आप एमिनेंट इंस्टीट्यूट चैनल पे जाइए और वहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में ही आपकी वीडियोस मिलेंगे। इवोल्यूशन की पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड आ चुकी हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक समझा था इवोल्यूशन क्या है, उसमें साइंटिस्ट कौन से आते हैं, ये सारी चीज़ें थ्योरीज हमने आपके पार्ट फर्स्ट में डिस्कस की थी। सेकेंड पार्ट में हमने जो हमारे इवोल्यूशन के एविडेंस है, साक्ष्य हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें नाम आता है फॉसिल्स का। सबसे ज़्यादा आपका फॉसिल्स को ही इवोल्यूशन का एविडेंस माना जाता है। बाकी आपके डायनासोर्स वगैरह भी हैं, आर्कियोप्टेरिक्स, लिथोग्राफिका, ये मैंने आपके नाम बताए थे जो आपका मिसिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जो फॉसिल्स है वो किस रॉक में पाई जाती हैं। रॉक के भी बहुत टाइप्स होते हैं, वो हमारे अभी टॉपिक के अंदर नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाऊँगी। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है, फॉसिल्स आपको सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर मिलता है। उसका नाम मैं आपको लिख लेती हूँ। फॉसिल्स हमें किस रॉक पे मिलते हैं? सेडिमेंट्री जो हमारी रॉक होती है वहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलता है। मतलब डेड आपके जो मटेरियल्स बचते हैं वो आपके इस रॉक के ऊपर मिलता है फॉसिल्स। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट सेकंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन आपका वेरिएशन के बाद आता है। मतलब जब आपके लाइफ में चेंजेस आने लगे, आपका इवोल्यूशन होने लगा। अगर आपके बीच में कुछ आपको सेलेक्ट करना है तो जब आपके पास ऑप्शन होगा तभी आप सेलेक्ट करोगे ना। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें आपको अगर 4 ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तो आप किस पे टिक करोगे? आपको ऑप्शंस इसीलिए दिए जाते हैं कि उसमें से जो करेक्ट हो आप उसको पिक करो, उसको टिक करो, मार्क करो, है ना। तो इसीलिए बोला जाएगा नेचुरल सिलेक्शन आपका बाद में आया, पहले वेरिएशंस आया। मतलब पहले ऑप्शंस आपको दिए गए, इवोल्यूशन हुआ, लाइफ के अंदर चेंजेस आए, फिर जो नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, जो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कब? जो आपकी फेवरेबल कंडीशंस होंगी। देखिए, आपका चेंजेस कब आएंगे? आपके लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे, इवोल्यूशन हो रहा। इवोल्यूशन क्यों हो रहा? क्योंकि आप जियोग्राफिकल एरिया आपकी चेंज हो रही, आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हो? माइग्रेट कर रहे हो, या आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी आपकी गर्मी आ रही, कभी सर्दी आ रही है, ठीक है। या धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करने लग गए हो ना, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ बना दी हो तो आप पॉल्यूशन करने लग गए हो, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी क्या होगी? चेंज होगी। वो चेंज आपका बेनिफिशियल है कि नहीं बेनिफिशियल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर अभी आपके बॉडी में क्या आया? चेंजेस आया क्योंकि आपके वेदर में, आपके सराउंडिंग में चेंजेस आए, है ना। तो इसलिए आपकी बॉडी में चेंजेस आए तो आपका नेचर अब सेलेक्ट करेगा। जो आपके चेंजेस आ गए, 5 मान लीजिए इंडिविजुअल्स बने, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको नेचर उठाएगी। तो वो बेस्ट चूज वो कैसे करती है? किस बेसिस में चूज करती है? उस बेसिस में चूज करती है कि जितनी आपकी इंडिविजुअल्स बनी है, नई आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनी है, उसमें से सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन कौन शो करेगा, सबसे ज्यादा प्रोजेनी कौन बनाएगा। मतलब आपका रिप्रोडक्शन तो मान लो सब कर रहे हैं, पर कोई है जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है पर वो 1 या 2 ही आपको नई न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रहा है। मतलब न्यू बॉर्न आ रहे हैं, न्यू प्रोजेनी बन रहा है, 1 ही 2। पर कुछ रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? आपको ज़्यादा मैक्सिमम प्रोजेनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ये आपका सेडिमेंट्री किसका टॉपिक था? फॉसिल्स का टॉपिक था। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आज हमारा एक अच्छा सा टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन से पहले क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्या है? चेंजेस हैं, ठीक है। पहले क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। चेंजेस आए, आपके डिफरेंट काइंड के डिफरेंट टाइप्स के क्या बने? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने। अब नेचर क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस जो होती है, नेचर जो सेलेक्ट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जब आपकी नेचर सेलेक्ट करती है, कोई और नहीं, कोई आपका राजा महाराजा नहीं है जो आपका सेलेक्ट करेगा, नहीं इसी तरह के बस लोग रहेंगे, नहीं इसी तरह के एनिमल बस हमारी सोसाइटी में रहेंगे। यहाँ पे कोई राजा महाराजा या कोई मिनिस्टर, इसकी बात नहीं हो रही है नेता होता की, ठीक है। यहाँ पे कौन सेलेक्ट करेगा? आपका नेचर खुद सेलेक्ट करेगा। नेचुरल सिलेक्शन होगा किसके द्वारा? नेचर के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो वेरिएशंस आई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और उन वेरिएशंस में जो क्या सबसे ज्यादा शो करेगा? जो रिप्रोडक्शन करने पे केपेबल होगा,
रिप्रोडक्शन कर सकता है और मैक्सिमम प्रोजेनी बनाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, रिप्रोडक्शन करने में केपेबल होगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी आपकी जो होती है, हम एडाप्ट कर रहे हैं उसमें। आप देखो कुछ लोग होते हैं जो आपका रिप्रोडक्शन तो करेंगे पर उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो उतना ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं। देखिए आपका रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है लाइफ के लिए। आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, जनरेशन टू जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी होता है ना। तो रिप्रोडक्शन आपकी सबसे ज़रूरी प्रोसेस होती है किसके लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। आपकी ये जो लाइफ है ये हमेशा चलती रहे, आपकी जनरेशन हमेशा आगे बढ़ती रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन। इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन में रिप्रोडक्शन को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि आपकी नेचर क्या चाहती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहें, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहे, रिप्रोड्यूस हुए, उनकी जनरेशन आगे बढ़ती रहे, है ना। तो नेचर सेलेक्ट करेगा जो रिप्रोड्यूस हुए और कब रिप्रोड्यूस हो। जैसे आपका वेदर चेंज हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से जो क्या कर सके, एडाप्टेबिलिटी जिसमें हो, जो अडाप्ट कर सके। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें समय के हिसाब से क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। समय के हिसाब से परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप सुने होंगे, है ना। हम अपने पेरेंट्स को ये बोल देते हैं, अरे मम्मी आपकी सोच नहीं मिलती, आपके ज़माने में ऐसा होता था, हमारे में ऐसा नहीं होता है ना। तो वो तो हम ताऊ ताऊ में आके बोल देते हैं, फ्लो में बोल देते हैं ना। पर ये एक नेचर का भी कॉन्सेप्ट है, जो समय के हिसाब से बदलेगा, वो चाहे हम हो, बच्चे हों, या हमारे पेरेंट्स हो, या उससे पहले हो। और सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, एनिमल्स, प्लांट्स, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो नेचर के हिसाब से चेंज होगा, नेचर के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लेगा, मतलब खुद को ढाल लेगा, वो ही आपके नेचर में रहेगा। उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी, बाकी को क्या कर देगी, एक्सटिंक्ट कर देगी, खत्म कर देगी। धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्यों एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जो ये कहे नहीं हम ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, हम सिर्फ ठंडी में ही रहेंगे, तो नेचर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली, यहाँ पे आपके कंडीशंस चेंज होते हैं, बहुत से फेवरेबल कंडीशंस आपको हमेशा नहीं मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं आपके जियोग्राफिकल एरिया को, आपको अफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर हो गया, आपका वेदर हो गया, अब तो पॉल्यूशन भी होने लगा है, ठीक है। तो कभी आपकी रेन ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। धीरे धीरे आपके जियोग्राफिकल एरिया में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, है ना। तो उसके हिसाब से अगर आप चेंज हो रहे हो तो आपका नेचर आपको अडॉप्ट कर लेगी, आपको रखेगी। अगर आपको आप नहीं चेंज कर पाओगे तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो नेचर उस चीज़ को क्यों रखेगी जो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी खुद ही अपनी खुन्नस के कारण कि हम नहीं चेंज होंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं नहीं, मैं अपनी मेंटालिटी नहीं चेंज करूँगा चाहे जो हो जाए। तो अगर नेचर का वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा तो नेचर उसको हटा देगी, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपको चेंज होना ज़रूरी है ना। पॉजिटिव चेंज आप अपने अंदर लाओ। ये तो आपकी लाइफ के बारे में मेरा खुद का थोड़ा टिप हो गया। पॉजिटिव चेंज आना कोई गलत बात नहीं होती, नेचर भी इसको फेवर करता है। तो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसको मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही, रिपीट कर रही हूँ आपको टाइम वेस्ट के लिए नहीं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर नेचर आपका वही उसी को सेलेक्ट करता है। कौन सेलेक्ट किया, नेचर सेलेक्ट करेगा। द प्रोसेस इन विच नेचर सेलेक्ट्स, कौन सेलेक्ट कर रहा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है। किसके बीच में, जो आपकी डिफरेंट आपकी जो क्या बनी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशंस आई हैं, डिफरेंट वेरिएशंस आई हैं, जो उसमें आपका नेचर सेलेक्ट करेगा उनमें से, और उनको सेलेक्ट करेगा जो उस फेवरेबल कंडीशन में, जो उस टाइम फेवरेबल कंडीशन है, या फिर फ्यूचर में भी जैसे कंडीशंस चेंज होंगी तो फ्यूचर में भी जो आपका ज़्यादा रिप्रोड्यूस होगा और प्रोजेनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा टाइम तक टिक सकेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी। नेचर को पता होता है कौन ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट दो समझना है, रिप्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रोजेनी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, जो आपका नेचुरल सिलेक्शन है आपका वो किसके ऊपर होगा, इंडिविजुअल के ऊपर होगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन आपका जो नेचर है वो किसी एक को सेलेक्ट करेगा ना, किसी एक आपके उसको सेलेक्ट कर लिया, इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया। मान लो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ
कि आपके क्या हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक कोई जिसकी हाइट बहुत लंबी, किसी की हाइट बहुत छोटी, किसी की हाइट मीडियम है। नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, जो मीडियम हाइटेड है ना। तो उसने सेलेक्ट तो किसको किया, इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया, पर उसका अफेक्ट किस में होता है, पॉपुलेशन में होता है। अगर उसने मीडियम हाइटेड को सेलेक्ट कर लिया नेचर, तो आगे आपका क्या बनेंगे, सारे मीडियम बनेंगे मैक्सिमम, है ना। तो आपकी अफेक्ट क्या हो रही है, पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है। मतलब जब नेचुरल सिलेक्शन वर्क किस पे करती है, वर्क्स ऑन इंडिविजुअल। ये किसी इंडिविजुअल मतलब किसी एक आपका जो देखिए बहुत सारे वर्जन बने, आपका क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद आपके एक वर्जन बना, 2 वर्जन बना, 3 वर्जन बना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसमें से नेचर ने सेलेक्ट कर दिया कि नहीं यार चलो बेस्ट सेकेंड वाला है, या मान लो फर्स्ट वाला है या थर्ड वाला है, किसी एक को उसने सेलेक्ट कर दिया, सेकेंड वाले को सेलेक्ट कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, रिप्रोड्यूस होके, तो आपको पता है उसके अंदर किसके कैरेक्टर आएंगे, सेकेंड वाले के ही ना आएंगे। तो सेकेंड वाले के कैरेक्टर आएंगे, मतलब इन दोनों के तो नहीं आ रहे। तो जो पॉपुलेशन बनेगी वो पूरी क्या बनेगी, सेकंड की बनेगी, मैक्सिमम तो सेकंड की ही बनेगी, नेचर ने इसी को सेलेक्ट किया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क तो इंडिविजुअल पे होगा, ऑपरेट वर्क क्या ऑपरेट तो किसके हुआ, इंडिविजुअल पे हुआ, पर इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन पे होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप बताया है। फिनोटाइप जो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, और जीनोटाइप जो आपका एलील्स का अरेंजमेंट होता है, ट्रेड्स को होता है, जो देखिए डिफरेंट ट्रेड्स, जीन है आपका, कोई कैरेक्टर है या जीन है, तो जीन के जो डिफरेंट आपके टाइप्स हो जाएंगे, वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है। तो आपका जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किस पे काम करता है, वर्क्स ऑन फिनोटाइप। नेचर सिर्फ आपका ये देखता है बाहरी आप कैसे हो, किस तरह हो, आपकी मतलब लंबे हो छोटे हो, जैसे पेड़ को हम देखते हैं ना, तो कोई पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, कोई बहुत ही शॉर्ट है, डॉर्फ है, और कोई मीडियम है ना। तो देखिए जो सबसे ऊंचे पेड़ है, लंबे लंबे पेड़ हैं, वो हवा आने पे गिर जाते हैं। हमको पता है कि जो लंबे पेड़ होते हैं वो ज़्यादा विंड नहीं झेल सकते ना, ज़्यादा आंधी तूफान नहीं झेल सकते, वो गिर जाएंगे। और छोटे वाले सनलाइट उनको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, और मतलब एनिमल्स भी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे जो एकदम छोटे हैं। तो सर्वाइवल कौन हुआ, आपका जो मीडियम हाइटेड वाला है। तो देखिए जो नेचर है वो क्या देख के किया, उनका बाहरी संरचना देख के किया ना, टॉल डॉर्फ मीडियम ये देख के किया ना। तो ये क्या हुआ, फिनोटाइप हुआ। पर ये अफेक्ट क्या करेगा, आपके सारे क्या बनेंगे, फिर हेट्रोजाइगस बनेंगे, है ना। तो टीटी बनेंगे। आपकी हाइट में आप कैसे डिफ्रेंसिएशन करोगे, ये डिफरेंट ट्रेड्स के हैं, वो आप उनके जीनोटाइप से डिफ्रेंसिएशन करोगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट ऑन जीनोटाइप हो जाएगा, मतलब काम हो रहा है फिनोटाइप में, अफेक्ट होगा उसके जीनोटाइप में अफेक्ट होगा। नेचुरल सिलेक्शन आपका ये ऐसे काम करता है। एडाप्टिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है, जो समय के साथ चेंज होगा, समय के साथ परिवर्तन जो करेगा अपने अंदर, उसी को नेचर क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी, ठीक है। ये किसके ऊपर काम करता है, इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर होता है। ये काम करता है एक इंडिविजुअल के फिनोटाइप को देख के काम करता है नेचुरल सिलेक्शन नेचर, और उसका इफेक्ट क्या होता है, पूरे जीनोटाइप पे पड़ता है, ठीक है। पॉपुलेशन के पूरे जीनोटाइप में इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन आपका बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस बताए गए हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन का मैंने एक जगह और नाम लिया था आपका, जब हम क्या पढ़ रहे थे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे थे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग के टाइम पे, कि जो रोजी काऊ है वो क्या है आपकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमने उसमें किया, और रोजी काऊ को हमने क्या बना दिया, हाइब्रिड काऊ बना दिया है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है, हमेशा जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। और डिसरप्टिव हो गया। 3 काइंड के आपके क्या होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। तो पहले हम उसका नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से सिलेक्शंस होते हैं, फिर उसको हम समझेंगे।
तो पहला हमारा कौन सा है, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग या नॉर्मलाइजिंग, ये क्या है, ये स्टेबलाइज कर रहा है। देखिए हम क्या कहते हैं, नॉर्मल चीज़ हम लेंगे, ना हम ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, ना हम ज़्यादा सस्ती की चीज़ें खरीद रहे हैं, जो हमको नॉर्मल लग रही है वो खरीद रहे हैं। क्यों, मान लो जो सस्ती है आपको लगेगा उसका मटेरियल ज़्यादा ख़राब है, या क्यों इतनी सस्ती में दे रहे हैं, आपको भरोसा नहीं होगा ना सेलर के ऊपर, आप सोचोगे ये रद्दी माल था, एक्सपायर हो गया था इसलिए सस्ते में दे रहा है। या जो महंगी है तो आप पैसे नहीं वेस्ट करना चाहोगे, तो आप मीडियम वाले ले रहे हो, है ना। तो आपके नॉर्मलाइजिंग में यही हो रहा है, जो आपका मीडियम, जो मिडिल ट्रेट होगा आपको उसको क्या करेगा, नेचर सेलेक्ट करेगा। तो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन किसके, नेचुरल सिलेक्शन के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारा पहला क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन, और फिर लास्ट आता है आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, इसका आपको एक ग्राफ मिलता है 11th-12th की, जो आप बुक पढ़े होंगे 11th-12th में, जो बायो लिए होंगे। तो अभी हमें ग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्राफ व्राफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। भाई इतने काइंड के हैं नेचुरल सिलेक्शन, तो ये होते क्या है। स्टेबलाइजिंग से आपको समझना है, देखिए आपका क्या होता है, सेलेक्टिव जो प्रेशर होता है, सेलेक्टिव प्रेशर ये है कि नेचर जो सेलेक्ट करता है तो उसका किस बेसिस पे करता है ना। तो उसको हम क्या कह दिए, सेलेक्टिव प्रेशर आपका है। तो जो सेलेक्टिव प्रेशर है, मतलब आप सेलेक्टिव प्रेशर से समझ लो नेचर। तो नेचर जब क्या करे, जो दो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं, एक्सट्रीम कैरेक्टर कैसे, मान लो ये एक छोर हो गया, एक ये छोर हो गया, ये एंड हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, या ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंड हो गया, है ना। या कोई आपने धागा लिया तो एक इधर इसका एंड हो गया, एक इधर एंड हो गया, है ना। टू एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हो गए हैं, एक बड़ा हो गया या एक छोटा, दो एक्सट्रीम हो गए। उसके बीच में जो मिडिल में आ रहा है वही आपका किसके अंदर आएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर आएगा। मतलब यहाँ पे जो नेचर है आपका वो क्या कर रहा है, जो दो एक्सट्रीम कैरेक्टर है उनको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उनके अगेंस्ट में सिलेक्शन कर रहा है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट क्या लिखना है, यहाँ पे सेलेक्टिव प्रेशर वर्क्स अगेंस्ट टू एक्सट्रीम कैरेक्टर्स या टू एक्सट्रीम ट्रेट्स, है ना। तो सेलेक्टिव प्रेशर और नेचर वर्क्स अगेंस्ट, मतलब काम कर रहा है, वर्क्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, जो टू एक्सट्रीम आपके कैरेक्टर्स होंगे, ट्रेट्स होंगे, टू एक्सट्रीम ट्रेट्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो जब टू एक्सट्रीम कैरेक्टर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है तो मतलब ये किसको फेवर करेगा, जो आपका मिडिल ट्रेट होगा, जो मिडिल ट्रेट होगा या मिडिल जो आपकी एलील होंगे, जीन की जो टाइप होगा, जो मिडिल वाला होगा उसको ये क्या करेगा, फेवर करेगा। इसका वही एग्जांपल हो गया आपका प्लांट वाला। जो पेड़ आपके ज़्यादा लंबे होते हैं, एकदम सीना तान के खड़े रहते हैं, खूब ऊंचे हो जाते हैं, 1-2 मंजिला के बराबर, वो क्या होगा, जब आंधी तूफान चलेगी तो गिर जाएंगे, उनका सारा घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझो कि ये क्या कर रहा है, टॉल वाले को भी नहीं फेवर कर रहे हैं, और जो छोटे हैं, छोटे का क्या होगा, उनको सनलाइट नहीं मिलेगी। प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो बड़े वाले तो पर्याप्त ऊर्जा पाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सन से आपकी पूरी रेज ले लेंगे, पर छोटे वाले ऊर्जा नहीं पा रहे हैं, आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, उसको एनिमल्स खा जाएंगे। हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमको भी कदर नहीं है, हम भी कचड़ देंगे, है ना, आपको वो वेस्ट आप कर दोगे, जो छोटे प्लांट्स होते हैं। तो वही कर रहे हैं, सेलेक्टिंग और स्टेबलाइजिंग आपका जो सिलेक्शन है उसमें क्या होगा, ये ना बड़े वाले को प्राथमिकता देगा ना छोटे वाले को देगा, ये बीच वाले को देगा कि बीच वाले बस भैया तुम रहो, जो मीन कैरेक्टर है, बीच वाला क्या रहेगा, ये मीन कैरेक्टर है। ठीक है, तो मीन कैरेक्टर को ये प्राथमिकता देगा, उसी बस को रखेगा। ये स्टेबलाइजिंग आपके सिलेक्शन हो गया। इसको हम और कहते हैं सेंट्रीपेटल सिलेक्शन, सेंट्रीपेटल या नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन हम कहते हैं। तो इसका आप सिनोनिम लिख लो, सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल आपके ये ग्राफ के बेसिस में कहते हैं, और ये क्या है, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग और स्टेबलाइजिंग तो ये सिनोनिम्स हैं ही आपके, है ना।
कोई चीज़ स्टेबल है तो वो नॉर्मल है, ऑब्वियस बात है। और ये क्या है आपका फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन है। डायरेक्शनल सिलेक्शन जब आए तो आपको एक नाम याद रखना है, क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन किस टाइप ऑफ सिलेक्शन के बेसिस में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्यों? यहीं से लॉजिक बनता है। जब आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हो मतलब किसी चीज़ का हाइब्रिड बनाते हो, तो हाइब्रिड ऐसा तो नहीं है आप उसके जो खराब कैरेक्टरिस्टिक हो उसको रखोगे, जो एकदम अच्छी आपको क्वालिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक रहती है उसको आप उठाते हो और उसका हाइब्रिड बनाते हो। हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे हम काऊ को, जो रोजी काऊ हमने बनाया उसमें क्या है, काऊ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हाँ उससे हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, वो मिल्क प्रोडक्शन क्या करे, ज़्यादा करे। हमारी क्या सोच होती है, हम उसको खाना कम दे पर वो हमें मिल्क ज़्यादा दे, ये हमारी सोच होती है। हम थोड़ा हैं ही अपने फ़ायदे वाले, है ना, तो मिल्क प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, हाइब्रिड हमने बनाया है। तो ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन कर रहा है। हमें जो चीज़ चाहिए हम उसी चीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं, बस हमें मतलब नहीं है कि उसके क्या कैरेक्टर थे क्या नहीं कैरेक्टर थे, हम यहाँ पे क्या हो गए, मतलबी हो गए हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आपका यही होता है। यहाँ पे जो ये सेलेक्टिव प्रेशर है, मतलब जो नेचर है, यहाँ पे क्या है, सेलेक्टिव प्रेशर यहाँ पे फेवर करेगा। देखिए यहाँ पे दोनों के अगेंस्ट में था, जो एक्सट्रीम कैरेक्टर मैंने आपको बताया है ना, ये वाले जो दो थे, लंबा या छोटा, है ना, बीच वाले को कौन फेवर कर रहा था, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो दो छोर है उनमें से कोई एक को फेवर करेगा, है ना। तो देखिए मतलब यहाँ पे दो कैरेक्टर ये हो गए, या तो एक काऊ है कोई, वो बहुत हट्टी कट्टी है पर दूध कम देती है, एक काऊ है वो क्या है, दुबली पतली है पर दूध ज़्यादा प्रोडक्शन देती है ना। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें कोई एक कैरेक्टर चाहिए उनमें से। तो इधर से हम क्या ले लिए, हमने इधर से ले लिया कम हाई प्रोडक्शन वाली काऊ का कैरेक्टर ले लिया, इधर से हमने हट्टी कट्टी ले लिया, दोनों को हाइब्रिड करके क्या बना दिया, एक नई काऊ का ब्रीड बना दिया, हाइब्रिड काऊ बना दिया। तो हम यहाँ पे क्या हो गए, मतलबी हो गए हैं। हम यहाँ पे हर एक उससे एक एक कैरेक्टर को उठा लिए हैं। तो नेचर क्या करेगी, सेलेक्टिव आपका प्रेशर होगा फेवर, सेलेक्टिव प्रेशर फेवर्स एनी वन ट्रेड्स, मतलब किसी एक एक्सट्रीम ट्रेड्स को वो क्या करेगी, फेवर करेगी, है ना। जैसे आप प्लांट वाले के अच्छे एग्जांपल समझो, नेचर जैसे टॉल था या डॉर्फ था, तो उनमें से नेचर क्या करेगी, या तो सारे पेड़ को लंबा वाले को ही चूज कर लेगी या छोटे वाले को चूज कर लेगी। जब उस तरह का कुछ सिलेक्शन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, मतलब हम एक तरह के जो ट्रेड है उनको ही प्राथमिकता देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल समझना है, जो नेचर है वो कहती है भाई हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, दो एक्सट्रीम कैरेक्टर हो ना, दोनों मिल बांट के रहो, है ना, ये दोनों को फेवर कर देगी। तो यहाँ पे सिंपल समझना है, जो आपकी क्या है, सेलेक्टिव प्रेशर है। सेलेक्टिव प्रेशर हम किसको कह रहे हैं, नेचर को कह रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझो। तो नेचर किसको फेवर कर रही है, सेलेक्टिव प्रेशर फेवर्स बोथ एक्सट्रीम कैरेक्टर्स, मतलब दोनों जो एक्सट्रीम हमारी कैरेक्टर्स होंगी या ट्रेड्स होंगी उन दोनों को फेवर कर रहे हैं। और किस सिलेक्शन, कौन से काइंड ऑफ सिलेक्शन में, डिसरप्टिव काइंड ऑफ सिलेक्शन में दोनों आपके एक्सट्रीम कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। ठीक है, इनका आपका कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे आपके दोनों ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये वाला जो है और ये वाला है, ये आपका क्या है, एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर हो गया, ये क्या है, दूसरा एक्सट्रीम कैरेक्टर हो गया। मिडिल वाले में नहीं किया गया, तो यहाँ पे क्या है आपका, नीचे जा रहा है ग्राफ समझ में आता है ना। देखो यहाँ पे आपका ये बराबर है, ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप, यहाँ पे नीचे है, मतलब जो मिडिल वाला है यहाँ पे आपका नहीं है। तो मतलब ये क्या करेगा, फेवर कर रहा है बोथ ट्रेड्स को, और अगेंस्ट किसके है, मीन ट्रेड के। मीन ट्रेड कौन सा था, मिडिल वाला था। जो मिडिल ट्रेड होगा आपका उसको क्या करेगा, ये अगेंस्ट जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो गया। स्टेबलाइजिंग का उल्टा क्या होगा, डिसरप्टिव, क्योंकि स्टेबलाइजिंग में क्या था, ये मीन कैरेक्टर को फेवर कर रहा था। जो मिडिल आपकी कैरेक्टर बन रही थी, बीच वाली, ना हम इसको फेवर करेंगे ना इसको फेवर करेंगे, जब बीच वाली को करेंगे तब वो क्या हो जाएगी आपकी सेलेक्ट, ये स्टेबलाइजिंग वाली हो जाएगी, नॉर्मलाइजिंग वाली हो जाएगी, सेंट्रीपिटल सिलेक्शन हो जाएगी। और जब आपकी दोनों को फेवर करे एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को, तब वो डिसरप्टिव हो जाएगी। बीच वाली को, जो आपकी बीच वाली बनती है, मीन कैरेक्टर बनती है, मिडिल ट्रेड बनती है, जो आपकी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में फेवर हुई थी, वो आपकी डिसरप्टिव में क्या होगी, अगेंस्ट होगी। डिसरप्टिव में आपको मिडिल वाला ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है,
और डायरेक्शनल में क्या है, डायरेक्शनल में भी मीन वाला नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी सिर्फ दो की ही बात हो रही, जो दो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं, दोनों छोर वाली जो कैरेक्टर्स होंगी उन्हीं में से किसी एक को ये फेवर करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स, जिस तरह की नीड रहेगी अकॉर्डिंग टू नीड्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। और जो आपका रोजी काई था उसमें मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स में कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, हमने दो काऊ को लिया, दोनों काऊ से जो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स है उनको फ्यूज जब हम कराएंगे या उनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, अगर दोनों डोमिनेंट है तो आपको पता होना चाहिए वो दोनों अपना पीछे नहीं हटेंगे और अपने दोनों को शो करेंगे, ओवरलैपिंग वहां पे नहीं होगी, है ना। तो ये आपका इसका डिसरप्टिव सिलेक्शन का हो गया, है ना। ऐसे आप समझोगे बहुत आसानी से समझ आएगा। तीनों को आप नाम लिखो, टेबल बनाओ प्रॉपर, दोनों भी डिफरेंस करके समझो, आपको कैरेक्टरिस्टिक भी समझ आएगा, तीनों के आपको अच्छे से बढ़िया से एग्जाम्पल भी समझ आएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमेशा आपकी क्या होती है, डायरेक्शनल सिलेक्शन होती है। एक यहीं पे आता है बैलेंसिंग सिलेक्शन। बैलेंसिंग सिलेक्शन को हम समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर अभी हमें एक बहुत पढ़ना है, थ्योरीज पढ़नी है लैमार्क और डार्विन की, मेन डार्विन की हमें नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पढ़नी है। पर उससे पहले हम क्या थोड़ा सा पढ़ेंगे, बेनिफिशियल जो हमारा सिलेक्शन है, बैलेंसिंग सिलेक्शन है सॉरी, उसको हम समझेंगे। बैलेंसिंग सिलेक्शन, देखिए बैलेंसिंग सिलेक्शन क्या होता है। बैलेंसिंग सिलेक्शन आपके जो होमोजाइगस आपके ट्रेट है, हेट्रोजाइगस ट्रेट है, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग सिलेक्शन है, वैसे तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आपका नहीं सर्वाइव कर पाता या प्रॉब्लम हो गई कुछ, पर कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपके हेट्रोजाइगस जो ट्रेट होते हैं वही सर्वाइव कर जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है सिकल्ड सेल अनीमिया का बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है। सिकल सेल अनीमिया से जो डिसीज होती है, आपके सिकल सेल अनीमिया एक डिसीज ही है, तो उसमें भी क्या होगा, देखिए कोई इंडिविजुअल है जो इससे अफेक्टेड है, जिसको सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है, अफेक्टेड है, और कोई नॉर्मल है जिसको सिकल सेल अनीमिया ना है ना उसको, वो कैरियर है, और एक क्या हो जाएगा, कैरियर है जिसको है तो नहीं पर उसके अंदर मतलब है। एक होता है ना आपका जब हेट्रोजाइगस है, मतलब जैसे हम टी बोलते हैं ना, हमने एग्जांपल लिया था जब हम क्रॉस करा रहे थे, तो टी में क्या था, इसके अंदर टी का तो कैरेक्टरिस्टिक है, स्मॉल टी का मतलब रेसेसिव का कैरेक्टरिस्टिक है, पर ये शो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं शो कर पा रहा, क्योंकि उसके साथ डोमिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो वैसे ही कैरियर वाले में हो जाएगा, इसमें आपका सिकल सेल एनीमिया तो है नहीं पर ये कैरियर है, ये शायद नेक्स्ट जनरेशन में शो कर देगा, है ना। तो इस तरह है, या इसकी जो सेल है वो तो आपकी हो गई हैं, मतलब अफेक्ट हो गई हैं, पर क्या है आपका एकदम आप बीमार अभी मरने की कंडीशन में है। सिकल सेल अनीमिया से क्या डिसीज है, वो ऐसी आपकी डेथ कॉजिंग डिसीज है एक सिकल सेल अनीमिया, है ना। तो जो नॉर्मल है, जो हमारा मलेरिया पैरासाइट है जिससे हमें मलेरिया कॉज होता है, तो मलेरिया पैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या काम करता है, आपकी आरबीसीज को ही तो खाता है, उसको ही तो डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड में वो काम करता है ना, आपको डिसीज होती है मलेरिया पैरासाइट से। तो सिकल सेल एनीमिया क्या कर देता है, आपके ब्लड का शेप कुछ ऐसा, आपके ब्लड का शेप ऐसा है, ठीक है, कॉन्केव है और डिस्क शेप का है, पर वो कैसा कर देते हैं उसको, ऐसे सिकल सेल टाइप का ऐसे कर देता है। तो वो आरबीसी तो बची ही नहीं, आरबीसी आपकी क्या हो गई, यहाँ पे डैमेज हो गई है ना, अफेक्टेड हो गई है। तो जो आपका मलेरिया पैरासाइट है वो आपके कैरियर में नहीं काम कर पाएगी, ये तो अफेक्टेड है, ये तो मरेगा ही, है ना, ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा। यहाँ पे बात ये हो रही है, मान लो कोई आपकी लोकेशन है ना, वहाँ पे ये बोला गया इस एरिया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मलेरिया कॉजिंग होता है, मतलब मलेरिया कॉजिंग ये एरिया है, लोकेशन है ना। हमने बोल दिया जो हमारा सीधी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया होता है, तो क्या बोला गया, ये देखा गया कि यहाँ पे जो कैरियर्स हैं, किसके, सिकल सेल अनीमिया के जो कैरियर्स हैं, जो पर्सन है जिनके अंदर क्या है, सिकल सेल अनीमिया का कैरियर है, वो ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सेल्स कैसी हो गई हैं, सिकल सेल्ड हो गई हैं।
तो वो क्या करेगा, उसको जब आरबीसी ही नहीं मिलेगी तो कैसे अपना काम करेगा। तो देखिए अफेक्टेड वाले तो वैसे ही मरेंगे, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया क्या है, आपकी डिसीज कॉजिंग है, डेथ कॉजिंग आपकी डिसीज है। और नॉर्मल, जिसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो उसको तो आपकी मलेरिया पैरासाइट अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इनकी सेल कैसी है, मस्त है, तरोताज़ा है, खूब इनके अंदर खून है, इनकी सेल की शेप भी कॉनकेव है, डिस्क है, इनको कोई डिसीज नहीं है। तो मच्छर क्या बोलेगा, अरे हमें तो इसी के ऊपर अटैक करना है, इसका ब्लड क्या है, मस्त है, मस्त मजेदार है। तो नॉर्मल वाला तो आपके किससे अफेक्ट होगा, मलेरिया से 100% अफेक्ट होगा, है ना। इसका क्या है, इसका तो ये इसको अफेक्ट करे या ना करे, इसको मरना ही है ना, अफेक्टेड वाले को। पर जो कैरियर है वो क्या है, इस पे मलेरिया पैरासाइट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत नाम मात्र का होगा, मिनिमम। तो सबसे ज्यादा चांसेस सर्वाइव के किसके हो गए, मलेरिया कॉजिंग लोकेशन में कैरियर के हो गए। सिकल सेल के जो अनीमिया के कैरियर जो होंगे पर्सन, उनके आपके क्या हो गए, चांसेस हो गए सर्वाइव करने के, है ना। तो यही बोला जाता है, जो हमें कभी कभी लगता है कि ये हानिकारक है या इनका कोई यूज नहीं है, कभी कभी वही वास्ट कंडीशन में, सबसे खराब कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनको तो वैसे ही मान लिया जाता है ये क्या है, अकारत है, इनके ऊपर हमें काम करने का, या इनके ऊपर इनको काट, मच्छर सोचेंगे हमें सिकल सेल अनीमिया के जो कैरियर उनको काटने की जरूरत ही नहीं है, इनसे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, फायदा ही नहीं है, तो उनको छोड़ देंगे। पर वो क्या हो रहा है, एक तरह से उनके लिए फेवरेबल हो गया ना, क्योंकि उन्हें क्या नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, वो मलेरिया कॉजिंग एरिया में आराम से रह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बैलेंसिंग सिलेक्शन हो गया। ये क्या बैलेंसिंग सिलेक्शन क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ जीन करता है, मेंटेनेंस ऑफ जीन इन पॉपुलेशन करता है। आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ये सब जो पूल है ये आपको पता चलेगा जब हम क्या पढ़ेंगे, आपके प्रिंसिपल पढ़ेंगे अभी आगे, उसमें हम आपको बताएंगे ये क्या होता है ना। तो अभी आप इतना समझो, बैलेंसिंग सिलेक्शन का एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया होता है, इतना हमने अभी किया है। इसके बाद देखिए एक कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं ना, आपका लैमार्क थ्योरी पढ़ते हैं और डार्विन थ्योरी पढ़ते हैं। तो इससे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके पहले भी आ चुके हैं, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो नेचुरल सिलेक्शन हमने पढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो आपकी ये कॉन्सेप्ट है, फ्रेज है, ये आपका नेचुरल सिलेक्शन में बहुत यूज होता है। नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जिसका क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ज़्यादा है, जो ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है ना, उसको क्या करेगा, नेचर सेलेक्ट करेगा, है ना। तो देखिए ये जो फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज है, ठीक है। ये आप ये सोच लो सिंपल, ये जो लाइन है ये दी बोली किसी और के द्वारा गई है, मतलब कॉइंड किसी और के द्वारा की गई है और इसको यूज किसी और ने किया है। तो जो आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, इसको आपको दिए हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, स्पेंसर, इन साइंटिस्ट का नाम याद कर लो। ये क्या किए हैं, कॉइंड और given by Herbert Spencer but used by Charles Darwin। अब आगे हम इन्हीं की थ्योरी पढ़ेंगे, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। तो चार्ल्स डार्विन जो है आपके, डार्विन थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये सब। तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को थ्योरी में यूज किया था, यूज्ड बाय फर्स्ट, मतलब इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, यूज किया था। बोला किसने था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो दो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से आपके ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपको ये कॉइंड किसने किया था, बोला किसने था, दिया किसने था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। यूज किसने किया था थ्योरी में, फर्स्ट टाइम चार्ल्स डार्विन ने। बाद में भी यूज हुआ होगा ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, पर सबसे पहले यूज किसने किया था अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है आपके चार्ल्स डार्विन। इसके बाद आपके क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो हम करते हैं, मतलब नेचुरल सिलेक्शन का हम अभी पढ़ रहे हैं ना, तो थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ही हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हम लैमार्क की करते हैं। लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो आपको एक पता ही है, उन्होंने क्या दिया था, वो यूज एंड डिसयूज को कॉन्सेप्ट दिया था। एक और इन्होंने दिया था इसी का, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, कौन सी किसकी बात हम करें, लैमार्क की, लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन,
है ना। तो इन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट बोला था, यूज एंड डिसयूज वाला, तो ये तो इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, ठीक है, ये अप्रूव हो गया था। पर एक इनका क्या कॉन्सेप्ट था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या ट्रेड्स, है ना। एक्वायर्ड जो आपके कैरेक्टर या ट्रेड्स होते हैं उनका इनहेरिटेंस, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट था इनका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, लैमार्क ने अगर पूछा कभी आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए कि लैमार्क ने कौन कौन सी थ्योरीज दी थी, उसमें आपका लिखा रहेगा यूज एंड डिसयूज वाली थ्योरी दी थी और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दी तो दोनों थी, है ना। जब ये पूछा जाए कौन कौन सी दी थी तो उसमें आ जाएगा ये दी थी कि दोनों दी थी कि नन ऑफ दिस, तो आपको करना है दोनों दी थी, है ना। पर ये पूछा जाए कौन सी सही थी, है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके लैमार्क की कौन सी थ्योरी को सही माना गया और कौन सी गलत रही, कौन सा ड्रॉबैक था, ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको टिक करना है यूज एंड डिसयूज वाली आपकी थ्योरी बिल्कुल सही थी और इसको क्या कर दिया गया था, अप्रूव नहीं किया गया था एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली को। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई चीज जा रही है, इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेड हो रही है, हेरिडिटी हो रही है ना, पास हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। जब कोई चीज पास हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। क्या हो रही है, पास होना, कब, जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड से ही आपको समझना है ये एक्वायर्ड की गई है, हेरिटेड नहीं है। एक्वायर्ड मतलब हम में आई है, सिर्फ हम ही में थी, हमारे पेरेंट्स से वो नहीं आई है, हमने अपने बाल का कलर ऐसे करवा लिया है ना, तो हमने टैटू बनवा लिए, ये करवा लिया, वो करवा लिया। तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हम खुद अपने अंदर लाते हैं ना, एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो। पर अगर ये बोला जाए कि क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाती है, नहीं जाती है। एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी क्या इनहेरिटेड नहीं होती है। तो इस वजह से लैमार्क की जो ये वाली थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी, उसको डिनाई किया गया, उसको नहीं माना गया, डिसअप्रूव किया गया, है ना। पर जो यूज एंड डिसयूज वाला था वो तो बिल्कुल सही था। मैं इसको बहुत पहले भी बता चुकी हूँ एक दो बार कि जिराफ की नेक के ऊपर इन्होंने किया था, जिराफ की नेक ज़्यादा यूज़ किया उसने, तो नेचर ने उसको सेलेक्ट किया। वो क्या थी आपकी डायरेक्शनल सिलेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ को उन्होंने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, मतलब उसकी नेक को ऊंची कर दिया है। एक काइंड पे एक एक्सट्रीम आपका जो ट्रेड था उसको उन्होंने सेलेक्ट किया, तो जिराफ की नेक को उन्होंने सेलेक्ट किया। बस इतना समझो कि किसके ऊपर इन्होंने बताया था, जिराफ के ऊपर बताया था। एक क्या एग्जाम्पल हो जाता है, जो मोल की आई होती है, छछूंदर की जो आँख होती है ना, उसका कोई यूज़ नहीं रहता, वो डिसयूज है उसका, तो वो यूज़ नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गया, उसका इवोल्यूशन हुआ और वो क्या हो गया, डिसयूज्ड ऑर्गन हो गया, उसका काम खत्म कर दिया गया, है ना। तो ये चेंज आया उसकी लाइफ में, क्या आया, चेंज आया मोल की आई में, है ना। तो इसके बाद एक आते हैं डार्विन, चार्ल्स डार्विन, उनकी थ्योरी आती है। उनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, है ना। तो अब फिर नेक्स्ट सेशन में आपके चार्ल्स डार्विन की थ्योरी करेंगे। अभी तक मैंने जो बताया है आप उसको अच्छे से पढ़ो। इसमें सबसे ज़रूरी था नेचुरल सिलेक्शन को अच्छे से तैयार करो और उसमें जितने काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, उनको साथ में टेबल बना के पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।